गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम नेक्स्ट पढ़ाई कर रहे हैं उसी की, डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। आपको याद होगा मैंने इसके पहले वाले डबल अकाउंटिंग सिस्टम के वीडियोस जो मैंने इससे पहले और बनाया था उसमें मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था। आज इसके पार्ट 2 के बारे में इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बच्चों उस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि रेवेन्यू अकाउंट का हम आंसर हमारा आ गया था उसको 19,912 रुपए और नेट रेवेन्यू अकाउंट का आंसर हमारा आ गया था 11,154 रुपए। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मैंने कहा था कि इस प्रकार के डबल अकाउंटिंग सिस्टम में अलग अलग 4 प्रकार के हमको खाते बनाने होते हैं। रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसके बाद हमको अब बनाना है कैपिटल अकाउंट और देन उसके बाद हम बनाएंगे जनरल बैलेंस शीट। तो 2 अकाउंट हमने पहले इसके वीडियो में बना लिए थे, देख लिए थे। आज हम उसके अगले के 2 अकाउंट देखेंगे, जिसमें अब मैं सबसे पहले आपको बनाने जा रहा हूं, यहाँ पर दिखाता हूं करा करके। अब हम अगला अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए देखिए इसको समझिएगा कैसे होता है। कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि ये कैपिटल जो होता था पहले हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ही दिखा दिया करते थे, लेकिन अब जो ये कैपिटल अकाउंट होगा, ये कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर्ड होगा और इसमें सारी फिक्स्ड एसेट जो भी हमारे एक एसोसिएशन में लगी होती हैं, कंपनी में उपक्रम में लगी होती हैं, सारी फिक्स्ड एसेट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो कितनी बढ़ी कितनी घटी, और बाकी सारी चीजों के संपत्ति और दायित्व के बारे में हम लोग जनरल बैलेंस शीट में चर्चा कर लेंगे। तो आइए कैपिटल अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए कैसा होता है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला जो कॉलम रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा एक्सपेंडिचर का कॉलम, यानी कि व्ययों का कॉलम रहेगा। आपने मतलब कितने खर्चे कर दिए हैं उनके लिए। उसके बाद रहेगा सबसे पहला कॉलम आप जो यहाँ पर दिखाएंगे वो दिखाएंगे आप ड्यूरिंग द ईयर्स, मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर्स में कितना था, गत वर्ष में आपका वो अमाउंट कितना दिखाया गया। उसके बाद जो सेकंड कॉलम रहेगा उसमें आप लोग दिखाएंगे कि वर्ष के दौरान आपने कितना खर्च किया, और ये रहेगा वर्ष के अंत में किसी भी चीज का शेष कितना है। इस प्रकार से बच्चों ये 3 कॉलम में आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेम यही 3 कॉलम आपके फॉर्मेट के इस तरफ भी रहेगा। यहाँ पर रहेगा आपका पहला वाला रहेगा गत वर्ष के लिए रहेगा, प्रीवियस ईयर्स के लिए, और दूसरा वाला जो आपका है वो किस वर्ष के लिए रहेगा, वर्ष के दौरान, है ना, वर्ष के दौरान आपने जो किया वो उसके लिए रहेगा। एंड अगेन उसके बाद में जो अगला चीज है वो वर्ष के अंत के लिए आएगा, वर्ष के अंत में। क्लियर है? तो बच्चों देखिए 2 अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर चुके थे। अब मैं नया अकाउंट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चंस आपको ध्यान होगा हमारी साहित्य पब्लिकेशंस की बुक में पेज नंबर 780 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रेलवे कंपनी का ये क्वेश्चन था। अब आइए हम कैपिटल अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियोस में भी समझाया हुआ था कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, इस कैपिटल अकाउंट पे हम सिर्फ और सिर्फ स्थायी संपत्तियों के क्रय और विक्रय से संबंधित चीजों के बारे में यहाँ पर लेखा करेंगे। जिन जिन स्थायी संपत्तियों को हम खरीदेंगे तो खरीदने से हमारा खर्च होगा, उसको हम इस पक्ष में दिखाएंगे। और ठीक इसी प्रकार यदि हम किसी प्रकार की स्थायी संपत्तियों को बेच देते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई प्राप्ति होती है तो हम उसे समाकलन पक्ष में दिखा देंगे, अर्थात समाकलन पक्ष में हम लोग प्राप्तियों को दिखा देंगे। अब आइए चलो हम बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास स्थायी संपत्तियों के नाम पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक लिखा हुआ है स्थायी संपत्तियों के लिए। हम लोग नीचे में देखेंगे, क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा, वहां पर लिया हुआ है कि 31 मार्च 2014 को स्थायी संपत्तियों को स्थायी दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित बाकियां थी, जिसमें 60% पूर्वाधिकार अंश है, समतांश 1 लाख रुपए के हैं, समतांश 3 लाख रुपए के हैं। यातायात के लिए लौहपात जो है वो 3 लाख रुपए के लिए है, इंजन व डिब्बे 60,000 के लिए हैं, 60,000 रुपए हैं, और लौहपथ के निर्माण की अवस्था में 36,568 रुपए का खर्च है। तो बच्चों इसमें अगर मैं स्थायी संपत्तियों के सबसे पहले खर्च की बात करूं तो सबसे पहला स्थायी संपत्ति को दिखाई दे रहा है यातायात के लिए लौहपात, जो कि 3 लाख रुपए के लिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो उसी को लिखेंगे, यातायात लौहपात आप दिखाएंगे। यातायात के लिए लौहपात आप यहाँ पर कितना दिखा देंगे, 3 लाख रुपए दिखा देंगे। इसमें देखेंगे कि इस वर्ष के दौरान इसमें कोई खर्चा नहीं है, अर्थात ये ऐसे चला जाएगा। डायरेक्ट अंत में हम लोग लिख देंगे 3 लाख रुपए इसका लिख देंगे। आगे उसके बाद में हम लोग दिखा देंगे कि नीचे में एक और चीज लिखा हुआ है कि 40,000 रुपए का हमने एक खर्चा और किया है स्थायी संपत्तियों के नाम पर। वो कौन सा खर्चा होगा, ये चीज एक यहां से आएगा, इंजीनियर्स एंड
कैरेज के नाम से हमारा आएगा कि आगे जो हम और क्वेश्चन को पढ़े उसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में कि इंजीनियर्स और कैरेज यानी कि भाड़े के नाम से हमने 40,000 रुपए का और खर्चा किया था इंजन के ऊपर। और इसके आगे पढ़ने में यह समझ में आ जाएगा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर पे नीचे लिखा हुआ है यातायात के लिए लौह पात 3 लाख रुपए लिखा था, इंजन व डिब्बों के लिए टोटल 60,000 रुपए दिखाया है। और 60,000 रुपए अगर हम देखेंगे तो 40,000 रुपए वो गत वर्ष का है। इंजन व डब्बों के लिए अगर बात करें तो हमारा टोटल वर्ष के अंत में 60,000 दिखा रहा है, लेकिन अगर उसको डिटेल हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो 40,000 हमारा वर्ष का प्रारंभ है, जबकि 20,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर है। इसी चीज को बच्चों थोड़ा हमको ध्यान से पढ़ना होगा, इसको सही तरीके से समझना होगा। वर्ष के प्रारंभ में कितना है, दौरान कितना है और अंत में कितना है। इस क्वेश्चन में इंजन के डिब्बों के बारे में जहां एक इंफॉर्मेशन दी है वो सीधे सीधे नीचे में 60,000 बता दिया है, लेकिन जब हम उसको डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं तो उस क्वेश्चन में और भी डिटेल में बताया गया है कि 40,000 से इसमें जो है वर्ष के प्रारंभ में था। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर समझने की ये है कि 20,000 रुपए वर्ष के दौरान किया गया। इसके बाद एक और अगले खर्चे को पढ़ूं, लौह पात के निर्माण की अवस्था में अगर लौह पात में निर्माण किया जाए तो कितना खर्चा आता है। तो लौह पात के निर्माण की अवस्था में एक खर्च और दिया हुआ है 36,568 रुपए का ही दिया हुआ है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, अर्थात वह शुरू में भी उतना ही रहेगा और बाद में भी 36,568 रुपए ही रहेगा। ठीक है, अगेन इसके बाद हम चल देते हैं, ये तो हो गया हमारा व्ययों के पक्ष में हमने पढ़ लिया। अब आय के बारे में हम पढ़ें तो आय के बारे में बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ था 7% पूर्वाधिकार अंश की बात लिखा है। 7% पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन हुआ है, कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के, वो वर्ष के प्रारंभ में है 1 लाख रुपए। और हम देखेंगे कि वर्ष के दौरान कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में भी ये 1 लाख रुपए ही रहेगा। उसके बाद अगली चीज देखें तो समतांश है, हम समतांशों से प्राप्ति लिख लेते हैं कितनी हुई है। समतांशों के निर्गमन से हमको प्राप्ति हुई है 3 लाख रुपए की, लेकिन 3 लाख रुपए में अगर हम क्वेश्चन को ऊपर से एक बार डिटेल पढ़ेंगे तो 3 लाख रुपए में 220 हमारा प्रारंभिक कहलाएगा। 2,20,000 रुपए प्रारंभिक है और वर्ष के दौरान हमने 80,000 के नए अंशों का निर्गमन किया है। ठीक, और इस प्रकार से होने के बाद में टोटल हो जाता है हमारा कितना, 3 लाख रुपए का समतांश हो जाता है। अब बच्चों ने ऐसा कर लेने के बाद में मैंने आपको बताया था क्लोजिंग करेंगे जनरली, अब तो आपको हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्लोजिंग का रूल बिल्कुल वही होगा, खातों को दोनों पक्ष में बराबरी पर आप इन दोनों पक्ष को तो टोटल कर लेंगे, दोनों पक्षों का टोटल आपका सामान्य रूप से जैसे इधर दिखाई दे रहा है 3,76,568 आएगा, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, देख रहा हूं मैं। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है इसका 20,000 रुपए। ऐसे इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3,20,000 रुपए। अगेन उधर वाला जो टोटल है वो तो 80,000 ही रहेगा, लेकिन जो लास्ट कॉलम है इसको टोटल करते समय बच्चों एक बहुत खास बात ध्यान में ये रखेंगे कि यहाँ का टोटल हम लोग देखें ये तो 4 लाख आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये तो 4 लाख है, 3 और 1 4 लाख, लेकिन इधर तो 4 लाख नहीं हो रहा है। ये वाला बस जो आपको टोटल करना है इसको थोड़ा अलग से सही तरीके से समझना है। ये टोटल ऐसा होगा जनरली जो हम इसके पहले सभी खातों में टोटल बंद करके आते थे, इस टोटल को आप नीचे थोड़े से अलग से दिखा देंगे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। और ये 4 लाख रुपए में इस टोटल जो कि मेरे को कम दिखाई दे रहा है ये आपका लगभग है 3 लाख, ये 60,000 और 36 टोटल 3,96,568 रुपए, 3,96,568 रुपए ये आपका यहाँ तक का टोटल आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब ये टोटल ज्यादा है और ये टोटल कम तो इसको घटाइए, घटाने से यहाँ एक शेष बनेगा जो दिया जाएगा 3,432 रुपए का शेष। और ये शेष बच्चों मैंने इसके बारे में बताया था कि इसका जो उपयोग है हम इसका उपयोग सीधे अब चिट्ठे में ले जा करके करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3,025 का जो है शेष ले गया आया और इस तरीके से हमारा जो चिट्ठा है सॉरी पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट है उसकी ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, और आइए अब इसके नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इसके आगे अब हमारा जो चौथा खाता है यानी कि चौथा अकाउंट है वो है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में आपको सबको मालूम है इस साइड हमको लायबिलिटी शो करनी है और इस साइड हमको एसेट शो करनी है। तो
तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमको ध्यान रखना है मेरे नेट रेवेन्यू अकाउंट का आंसर 11,154 आया था और कैपिटल अकाउंट का आंसर 3,432। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन दोनों आंसर्स की जरूरत इस बैलेंस शीट को बनाने में पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, कैपिटल अकाउंट से शुरू कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का हमारा जो बैलेंस आया था, कैपिटल यानी कि पूंजी खाते के शेष का आया था 3,432 रुपए का शेष आया था। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास और भी चीजों में क्या क्या चीजें बची हुई है। तो हम अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर ठीक से पढ़ें और ध्यान दें तो उसमें हम लोग को एक चीज यहाँ पर दिखाई देती है 569 की है दूसरी कंपनियों को दे ऋण जो कि दूसरी कंपनियों को दे ऋण था, वो है हमारा 869 रुपए का एक ऋण है। ये हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बच्चों हम लोग को एक और दिखाई देने वाली है जो कि लेनदार है। लेनदार हमारा है 11,994 रुपए का। अगेन उसके बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगेन हमने एक कोष बनाया था बच्चों, देखेंगे विशेष हस्तांतरण कोष के नाम से एक चीज हमने यहाँ लिखी थी। विशेष हस्तांतरण कोष हमने एक बनाया हुआ था, उस कोष में लिखा हुआ है 597 रुपए का वो कोष लिखा हुआ है। और उसके बाद में हमने एक और कोष बनाया था 1716 रुपए का, और इस कोष को हम लोग हिंदी में कहेंगे अग्नि बीमा कोष है। अग्नि बीमा कोष, फायर इंश्योरेंस फंड बनाया था हमने, अग्नि बीमा कोष, इसका अमाउंट है 1716 रुपए का। ये हमने टोटल इतने फंड्स बनाए थे। अगेन मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, इस आंसर को जैसे आपने सुधार दिया है, नेट रेवेन्यू अकाउंट को भी मैंने बताया था, इसको यहाँ पर टोटलाइज करते हैं। इसका आंसर 11,154 है जो कि प्रॉफिट आया था। तो प्रॉफिट वाली चीज को ऑब्वियसली बात है लायबिलिटी में शो करेंगे, अगर ये लॉस होता तो उधर एसेट में करते हैं। प्रॉफिट है, आइए शो कर लेते हैं। नेट रेवेन्यू यानी कि शुद्ध रेवेन्यू खाते का शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट का यहाँ पर जो शेष है उसको यहाँ पर हम ला लेते हैं 11,154 रुपए का शेष यहाँ पर ला लेते हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ तक दायित्व पक्ष खत्म हो जाता है। आइए संपत्ति पक्ष में चलें। संपत्ति पक्ष में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के नाम से हमारे पास में उपस्थित कितना है क्वेश्चन में देखें तो 11,038 रुपए की हमारे पास रोकड़ है। उसके बाद आगे हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन कंसोल यानी कि हमारे पास संपत्ति है, हमने विनियोग किया हुआ है, कुल मिलाकर के 502 रुपए का कंसल प्रतिभूति में विनियोग किया हुआ है। विनियोग 502 रुपए का भी विनियोग था। उसके बाद अगर हम और बात करें तो हमारे पास सामान्य स्टोर्स के नाम से 10,653 रुपए हैं। सामान्य स्टोर सामग्री के रूप में हमारे पास जो उपस्थित है 10,653 का है, 10,653। अगेन उसके बाद हम लोग और आगे की बात करें तो एक और मद हमारे पास 7,269 रुपए की एक मद और लिखी हुई है। ये मद हमारे पास संपत्ति के तौर पर क्या किस चीज के लिए है, एक मद हिंदी में इसका नाम होता है ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू द कंपनी। ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू द कंपनी। इसके आगे बच्चों इसका हिंदी वर्जन होगा। आइए इसको और आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों जो हमको अवेलेबल है उसमें के अनुसार हमने पूरे खाते को बना लिया है। कुछ हमारे पास और भी कुछ खास चीजें दिख नहीं रही है। नॉर्मली हम चिट्ठा बंद करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, जैसे तो चिट्ठा नॉर्मली हमारा बंद हो जाता था अब तक पुराने खातों के अनुसार, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि चिट्ठे का एक आध कुछ शेष बचेगा, संपत्ति में बचेगा। मतलब हमारे पास कुछ संपत्ति है ऐसी है जो किसी से वसूलनी बाकी है, लेनी बाकी है, और अगर दायित्व पक्ष में शेष आ जाए अर्थात हमको अभी वो शेष किसी को अभी और देना बाकी है। अभी हम यहाँ पर देखें तो मुझे दायित्व पक्ष ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका टोटल आएगा 29,462 रुपए। अगेन यहाँ देखेंगे तो टोटल नहीं होगा 29,462 को अगर आप इसमें से घटा लें तो आपका शेष निकल आता है 7,269 रुपए का एक शेष आपका आएगा। यही बच्चों जो है वो आपका शेष कहलाएगा, जो कि आपकी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पूछा गया था कि अंततः शेष आपका ये आएगा कि उपक्रम प्राप्य शेष आप इसको दिखाएंगे, अर्थात अभी आपको ये वसूलना बाकी है।
ऐसा करके आपका ये बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा और आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम के वो 4 खाते कैपिटल अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चारों चीजें अच्छी तरीके से पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।